नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन होगा जल्द। देहरादून, अटल स्कूलों के शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियां रद्द। केदारनाथ हेली सेवा के लिए फ्लैक्सी किराया मॉडल लागू। गोपेश्वर, सीमांत गांव में बड़े महोत्सव आयोजित करेगी सरकार। मेडिकल कॉलेजों में 70% पदों पर आउटसोर्स सुविधा कर्मचारी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में बेहतर शोध के लिए साझेदारी करने पर जोर। अल्मोड़ा नगर और गांव में गहरा है जल संकट। हल्द्वानी, जंगलों में नमी कम होने पर वन विभाग ने लोगों को चेताया, अगले 7 दिन जंगलों के लिए खतरनाक। नमस्कार, न्यूज विस्तार से। देहरादून, परंपरागत मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को दून में राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का उद्घाटन करते हुए सभी लोगों से आह्वान किया कि श्री अन्न को अपने नियमित भोजन का हिस्सा बनाएं, हर घर श्री अन्न को अपनाएं। धामी ने कहा कि श्री अन्न के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन जल्द होगा। हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में आयोजित महासभा में धामी ने कहा कि श्री पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए ही पारंपरिक अनाज के आगे श्री शब्द जोड़ा गया है। यह भारत के समग्र विकास का मापदंड बन रहा है, जिसे गांव भी, गरीब और भी हर शहरी नागरिक भी जुड़ा है। प्रोटीन व अन्य प्रचुर पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने की वजह से यह अमृत अन्न के समान है। श्री अन्न से जुड़ी फसल जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने में भी सहायक है। श्री अन्न अब अच्छे रोजगार का माध्यम में बन रहे हैं। कई स्टार्टअप इनके आधार पर शुरू हुए हैं। राज्य के होटलों को भी श्री अन्न के पकवान मुहैया कराने और पर्व त्योहारों पर लोगों को श्री अन्न के पकवान बनाने को प्रेरित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि मोमो, मैगी, चाउमीन की जगह अधिक पौष्टिक श्री अन्न के उत्पादों को अपनाया जाए। देहरादून, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के कमजोर प्रदर्शन पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को डीजी शिक्षा बंशीधर तिवाड़ी ने 50% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों का जवाब तलब करने के आदेश दिए। साथ ही जिन विषयों में सीबीएसई का औसत रिजल्ट से कम रिजल्ट रहा, उन विषयों के शिक्षकों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अटल स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर देगी। जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है, उन विषयों के शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आकर छात्रों को अंक सुधार परीक्षा की तैयारी कराएंगे। इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में शामिल 155 स्कूलों का रिजल्ट कमजोर रहा। इंटरमीडिएट में तो करीब आधे छात्र फेल हो गए। हाईस्कूल में केवल 60% छात्र ही पास होने में कामयाब रहे। देहरादून, केदारनाथ धाम हेली सेवा में इस बार यूकाडा ने पहली बार फ्लेक्सी किराया मॉडल लागू किया है, जिसमें गुप्तकाशी धाम का किराया 11,800 तक पड़ रहा है, जो मौजूदा किराए से 1.5 गुना अधिक है। इस बार केदारनाथ में हेली टिकटों की बुकिंग IRCTC के जरिए हो रही है। कंपनियों ने हवाई सेवाओं में मान्य फ्लेक्सी किराया मॉडल हेली सेवा पर लागू कर दिया है, जिसमें देर से टिकट बुक कराने पर अधिक किराया चुकाना पड़ता है। इस मॉडल के तहत गुप्तकाशी में धाम का किराया जो आने जाने के प्रति सवारी 7,740 रुपये थी, नए मॉडल में 11,800 रुपये तक पड़ रहा है। उक्त बुकिंग भी निरस्त होने वाले टिकटों के बदले ही दी जा रही है, उनका अंतिम समय में ही चलता है। यूकाडा के सीईओ सी रविशंकर ने बताया कि पहली बार टिकट ब्लैक करने की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया। यूकाडा ने स्थानीय लोगों के लिए भी जिला प्रशासन के पास प्रतिदिन 20 टिकटें उपलब्ध कराई हैं। साथ ही हेली कंपनियां रोजाना 6 टिकटें ऑनलाइन ऑफलाइन बेच सकेंगी। गोपेश्वर, भारत तिब्बत चीन सीमा के गांव में सीमा दर्शन कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनर लाइन कम्युनिकेशन प्रक्रिया आसान बनाने की शुरू होगी। भारत के सीमांत गांव में बड़ा महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। भारत चीन की धृष्टता का जवाब सैन्य ताकत के साथ साथ अपने सीमांत गांव को जीवंत गांव बनाने के लिए सृजनात्मक कार्यों योजनाओं को तेज करने जा रहा है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव आशीष कुमार ने गुरुवार को जनपद चमोली में वाइब्रेंट विलेज के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांव का व्यापक विकास किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज में समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए चिन्हित गांव का दौरा किया जाएगा। संयुक्त सचिव ने कहा कि सीमावर्ती गांव में सीमा दर्शन कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनर लाइन परमिशन की प्रक्रिया को आसान बनाने, साहसिक स्पोर्ट खेलों को बढ़ावा देने, टूर ऑपरेटर को प्रमोट करने तथा सीमावर्ती गांव में किसी बड़े महोत्सव का आयोजित करने की रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है। आशीष कुमार ने कहा कि इससे सीमांत गाँव में पर्यटन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा जा सकेगा। वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत जनपद में चिन्हित गांव नीति, माणा तथा मुल्लारी के लिए प्रस्तावित मूलभूत सुविधाओं एवं आजीविका विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए वाइब्रेंट विलेज में संचालित गतिविधियों का फीडबैक लिया जा रहा है। गोपेश्वर, हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पहले जिलाधिकारी और एसपी ने हेमकुंड साहिब तक 18 किलोमीटर पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। सेना के जवानों द्वारा हेमकुंड साहिब मार्ग पर बर्फ हटाकर आवाजाही शुरू कर दी गई है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में अभी करीब 8 फीट
बर्फ जमी हुई है। यहाँ लक्ष्मण मंदिर व हेमकुंड सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। श्री हेमकुंड सरोवर के कपाट 20 मई को खुलेंगे। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने यात्रा पर रेलिंग, पार्किंग, अप्रोच मार्ग, हेलीपैड सहित बिजली, पानी, शौचालय, साफ सफाई, स्वास्थ्य व यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। देहरादून उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा विभाग का दायरा बढ़ने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में स्थायी डॉक्टरों कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो पा रही। कॉलेजों में फैकल्टी और कर्मचारियों को 70% पदों पर संविदा कर्मचारी तैनात है, जिससे बार बार मरीजों के इलाज और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राज्य में 4 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं, जबकि 3 का काम चल रहा है। 4 कॉलेजों में कुल 4,500 के करीब पद मंजूर है, लेकिन इसमें 30% के करीब ही स्थायी फैकल्टी, डॉक्टर और कर्मचारी तैनात है, जबकि शेष 70% पदों पर फैकल्टी, डॉक्टर और कर्मचारियों की तैनाती संविदा आउटसोर्स के जरिए की गई। इस वजह से मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्रों की पढ़ाई के साथ ही इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को ट्रस्ट से टेक ओवर करने के बाद सरकार ने सभी डॉक्टरों व कर्मचारियों को नियमित कर दिया था, इसलिए हल्द्वानी में स्थिति ठीक है। लेकिन दून मेडिकल कॉलेज में 80%, श्रीनगर में 70%, अल्मोड़ा में 80% से अधिक पद संविदा के जरिए भरे गए हैं। चिकित्सा शिक्षा निर्देशक डॉक्टर आशुतोष सया ने हाल ही में सभी मेडिकल कॉलेज प्राचार्यों के साथ बैठक कर खाली पदों का ब्यौरा मांगा। कुल स्वीकृत 4,000 पदों के करीब पदों में से 70% तक अभी खाली चल रही है। खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही चिकित्सा चयन आयोग को नई भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। देहरादून ज्यादा बिजली बिल आने पर चेक मीटर लगाने के आवेदनों के निस्तारण में देरी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। MD अनिल कुमार ने सभी डिवीजन को निर्देश देंगे उपभोक्ताओं की ओर से जो भी आवेदन किए जा रहे हैं उनका समय पर निस्तारण हो, तत्काल चेक मीटर लगाकर जांच सुनिश्चित की जाए। विद्युत लोकपाल के स्तर से करोड़ों के माफ हुए बिजली बिलों के खिलाफ UPCL कानूनी मुहिम शुरू करेगा। जिस डिवीजन और सर्किल से जुड़ा बिल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और विद्युत लोकपाल से माफ हुआ है, संबंधित अफसर की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई होगी। कोर्ट में अपील को लेकर संबंधित सर्किल के ऐसी नोडल अफसर की भूमिका भी भूमिका में रहेंगे। विद्युत लोकपाल स्तर से महज कुछ समय के भीतर UPCL को 20 करोड़ से भी अधिक का झटका लग चुका है। उद्योगों, होटल, कमर्शियल संस्थानों के लाखों करोड़ों के बिजली के बिल पूरी तरह से माफ कर देंगे। वहीं दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं की शिकायत रही कि उनके 1,000-2,000 के बिल भी सही नहीं किए जाते। आप हिंदुस्तान समाचार पत्र में इस विषय को प्रमुखता से छापा था। UPCL मैनेजमेंट ने निचले स्तर पर अफसरों के लिए नए आदेश जारी किए। MD UPCL ने अब हर मामले में मजबूत पैरवी करने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता फॉरम और विद्युत लोकपाल में पैरवी का जिम्मा संभालेंगे। वही SC की जिम्मेदारी रहेगी वो हाईकोर्ट में अपील और पैरवी का जिम्मेदारी संभालें। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के रसायन विभाग और भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग बनस्थली विद्यापीठ के सहभागिता से 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ और उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने कौशल विकास और इसमें युवाओं की भागीदारी तथा अच्छे शोध कार्य के लिए साझेदारी करने पर जोर दिया। उन्होंने शोध कार्य में एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट की भूमिका पर विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में पाए जाने वाले औषधि पादपों का रासायनिक विश्लेषण कर ग्रामीणों को वैज्ञानिक तकनीक से हर्बल पौधों के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता भाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर सी भट्ट ने रसायन विज्ञान द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम की सराहना की। विशिष्ट अतिथि बनस्थली विद्यापीठ के रसायन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर परवेज अहमद अलवी द्वारा DST के स्तुति कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी थी, इसके महत्व को बताई। इस मौके पर गढ़वाल विश्वविद्यालय संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय प्रोफेसर SP भट्ट, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर भास्करन, प्रोफेसर SC सती, डॉक्टर शिखा दुबे, डॉक्टर विभीषण राय, प्रोफेसर NS पवार, प्रोफेसर OP बेलवाल आदि मौजूद रहे। गैरसैंण आदिबद्री मंदिर में पूजा और भोग के बाद रामलीला मैदान में शनिवार से 3 दिवसीय मेला कार्यक्रम आरंभ हो गया। मेले का शुभारंभ मंदिर के पुजारी चक्रधर थपरियाल ने किया। इस अवसर पर आदिबद्री शिल्पाटा SCRR खेती आदि स्थानीय विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर DDO चमोली महेश कोहली ने स्वास्थ्य RLM और अन्य स्टॉलों का निरीक्षण किया। 3 दिवसीय इस मेले का आकर्षक 15 मई को नौठा कौतिक होगा, जब भगवान आदिबद्रीनाथ को नई अनाज का भोग और प्रतीकात्मक रूप से लठ युद्ध होगा। इस मौके पर आदिबद्री मंदिर समिति के अध्यक्ष JP भोगुड़ा ने DDO चमोली कोहली और पूर्व BEO MS नेगी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम भी उन्हें सराहना की। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे आयोजन किए जाएंगे। नवीन भोगुड़ा के संचालन में हुए इस कार्यक्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रकाश थपरियाल, पूर्व अध्यक्ष बिजलेश नवानी, जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी, प्रधान बलवंत भंडारी, वीरेंद्र भंडारी, गणा सिंह रावत, उप प्रमुख हेमेंद्र कुंवर, राजेंद्र सगोई, नरेंद्र चाकर, बसंत शाह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
अल्मोड़ा तपीस बढ़ने के साथ ही अल्मोड़ा नगर समेत ग्रामीण इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ते जा रही है। हालांकि जल संसाधन लोगों को राहत देने के लिए जल संकटग्रस्त इलाकों में टैंकरों से पानी बांट रहा है। दरअसल जाड़ों के सीजन में इस बार पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई, जिसका सीधा असर जल स्रोत पड़ने को मिल रहा है। इन दिनों गर्मी बढ़ने के साथ ही प्राकृतिक जल स्रोत सूखने के से ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पर्याप्त पानी न मिलने से लोगों को पूरा ध्यान पानी की व्यवस्था में व्यतीत हो रहा है। ग्रामीण मजबूरन दूर दूर से पानी ढूंढने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पानी के लिए उन्हें मिलों दूर की होड़ लगानी पड़ी है, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने जल्द आपूर्ति सुचारू करने की मांग की हुई। लगातार बढ़ते जल संकट को देखते हुए संस्थान की ओर से लोगों को राहत देने के लिए टैंकरों से पानी बांटा जा रहा है। शनिवार को भी जल संस्थान की ओर से लमगड़ा, एसडीआरएफ, बल्टा, भांगल, देवली में टैंकरों से पानी बढ़ा गया, जिससे ग्रामीणों को कुछ हद तक राहत मिली। उधर नगर के भी कई मोहल्लों में लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। जल संस्थान के अपर सहायक अभियंता तनुजा मेहता ने बताया कि 3 जल संस्थान जबकि 1 टैंकर किराए पर लेकर जल संकटग्रस्त इलाकों में पानी बांट रहा है। हल्द्वानी मई के दूसरे सप्ताह से बढ़ रही तपीस से जंगल में आग का खतरा बढ़ गया है। वन विभाग ने अलर्ट जारी किया, लोगों के मैसेज भेजा कि अगले 7 दिन में आपके निकट के जंगलों में आग लगने की संभावना है, सावधान है। वही मैसेज जारी होने के बाद वन विभाग के मुखिया ने अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। 2 और 3 मई को हुई बारिश के बाद तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। लोग मई में सर्दी का एहसास कर रहे थे। वहीं बारिश जंगलों में काफ़ी नमी हो गई थी, जिससे वन कर्मियों राहत की सांस ली। लेकिन मई के दूसरे हफ्ता से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और जंगलों की नमी एकदम गायब होगी। पीसीसीएफ अनु मलिक ने स्मार्ट हाथों को बयाना करने की लेकर अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। 14 डिग्री बढ़ गया तापमान। मई का महीना गर्मियों और जंगलों से आग के लिए जाना जाता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम विभाग ने मई के पहले सप्ताह में बारिश का अलर्ट जारी किया था। वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान 14 डिग्री बढ़कर 36 डिग्री तक पहुंच गया। तेजी से बढ़ रहे तापमान ने बरागने की खतरा पैदा कर दिया है।